नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं राज्य स्तर पर होने वाले बेसलाइन आकलन के संबंध पर चर्चा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो इस आकलन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में होंगे उन सब का समाधान इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विद्यालयों में इस आकलन को संपन्न कराने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, सत्र 2021-22 में कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन, मिडलाइन व एंडलाइन आकलन किया जाना है, जो कि कक्षावार और विषयवार होगा। बेसलाइन आकलन कब किया जाना है, यह प्रश्न सबके मन में है। तो बेसलाइन आकलन 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में संपन्न किया जाना है और यह आकलन सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। दोस्तों, सेतु पाठ्यक्रम को मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा कि जब यह शिक्षा सत्र शुरू हुआ था तो कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के सभी शिक्षकों को सेतु पाठ्यक्रम का कोर्स करना था। सेतु पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा तीसरी में है तो कक्षा तीसरी में पहुंचने से पहले उसे हर विषय में किन किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है, यह बातें सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से हमको बताई गई थी और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर बेसलाइन आकलन का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसके लिए प्रश्न पत्र SCERT के द्वारा तैयार किया गया है। SCERT के द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में जिला शिक्षा कार्यालय में और वहां से फिर BO ऑफिस में, BO ऑफिस से संकुलों में और संकुलों में शिक्षकों के मोबाइल पर PDF के रूप में भेजा जाएगा, जिसे कि आपको प्रिंट नहीं कराना है। शिक्षक साथियों को उस प्रश्न पत्र को ब्लैक बोर्ड पर साफ सुस्पष्ट अक्षरों में लिख देना है और विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को देखकर इसके आधार पर उत्तर पुस्तिका में केवल उत्तर लिखने के लिए कहना है, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का वे जवाब दे सकें। इस आकलन में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, अ, ब और श नाम से। खंड अ 30 अंकों का होगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे। खंड ब 12 अंकों का होगा जिसमें 4 प्रश्न होंगे और खंड स 4 अंकों का होगा जिसमें 3 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के इसमें 17 प्रश्न होंगे। बेसलाइन आकलन प्रत्येक विषय के खंड अ में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी खंड अ में 33% से कम यानी कि E ग्रेड प्राप्त करता है, तब उस विद्यार्थी का खंड ब और खंड स के आधार पर उसका कक्षा के अनुरूप स्तर निर्धारित किया जाएगा। अर्थात वह विद्यार्थी भले चौथी कक्षा में पढ़ रहा है या 6वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में किस कक्षा के अनुरूप उसका शैक्षणिक स्तर है, यह निर्धारण खंड ब और स के माध्यम से किया जाएगा। खंड अ में जिस कक्षा की परीक्षा लेनी है उसी कक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। खंड ब में निर्धारित कक्षा से 2 स्तर नीचे के कक्षा का प्रश्न होगा और खंड स में खंड ब से 2 कक्षा नीचे के स्तर का प्रश्न होगा और यह नियम कक्षा 5वीं से 8वीं तक के प्रश्न पत्र के निर्माण में लागू होगा। कक्षा चौथी एवं उससे नीचे की कक्षाओं के लिए खंड ब और खंड स में एक एक स्तर नीचे के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा, जो कि इस प्रकार से है। मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूं उदाहरण के रूप में। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है तो खंड अ में कक्षा 8वीं के प्रश्नों को पूछा जाएगा। खंड ब में उससे 2 कक्षा नीचे यानी 6वीं के प्रश्नों को पूछा जाएगा और खंड स में खंड ब से 2 कक्षा नीचे यानी कि चौथी के प्रश्नों को पूछा जाएगा। कक्षा दूसरी में केवल 2 खंड होंगे, खंड अ और ब, तथा कक्षा पहली में कोई खंड नहीं होगा और उसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय का आकलन किया जाएगा। हिंदी में कुछ कहानी पूछ सकते हैं, कविता पूछ सकते हैं, कुछ एक्शन करने के लिए कह सकते हैं, उसके हाव भाव को जान सकते हैं। उसी प्रकार गणित में कंकड़ पत्थर चुन कर लाने के लिए कहा जा सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में दैनिक उपयोग होने वाले शब्दों के बारे में पूछा जा सकता है और इस प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, आकलन करते समय यह बात हमें ध्यान में रखना है कि सभी विद्यार्थियों का आकलन करना है। किसी भी विद्यार्थी को
आकलन में अनुपस्थित नहीं रहना है। यदि कोई बच्चा अनुपस्थित है तो आकलन की जो अवधि है 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच, तो उस अवधि में उसको उपस्थित करा करके उसका आकलन करना है। आकलन के दिन यदि कोई ऐसा बच्चा आ जाता है स्कूल में जिसको कि सर्दी खांसी और बुखार है, तो उस दिन उस बच्चे का आकलन नहीं करना है, उसको अन्य बच्चों के साथ नहीं बैठाना है, उसकी छुट्टी कर देनी है और बाद में उसका इस निर्धारित अवधि के बीच में आकलन कर लेना है। साथियों, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा, अर्थात खंड अ, ब और श के अंक अलग अलग लिखे जाएंगे। इस प्रकार से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आकलन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाना है, उसे साल भर सुरक्षित रखना है ताकि समय समय पर आपके संकुल स्तर के अधिकारी, विकास खंड स्तर के अधिकारी, जिले के अधिकारी या राज्य स्तर से कोई अधिकारी आए तो वे उसका अवलोकन कर सकें और आपने सही आकलन किया है कि नहीं किया है उसका निर्धारण कर सकें। प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन सही करना है। यदि संबंधित अधिकारियों के द्वारा आकलन सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि आपने संबंधित विद्यार्थी का आकलन सही तरीके से नहीं किया है तो उस संबंधित शिक्षक पर कार्यवाही भी हो सकती है। साथियों, प्रत्येक कक्षावार विषयवार जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें भले ही 3 खंड दिए हुए होंगे, लेकिन प्रगति पत्रक में जिस अंक को हम अंकित करेंगे वह केवल खंड अ में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा और प्रगति पत्रक में हमको अंक नहीं भरना है, बल्कि उस अंक के आधार पर जो ग्रेड बनता है उसको भरना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यदि कोई बच्चा ई ग्रेड को प्राप्त करता है तो उसके पालक को, उस कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस बात की जानकारी देनी है और उस बच्चे के शैक्षणिक स्तर को उपचारात्मक तरीके से कैसे ऊपर उठाया जाए इसका चिंतन करना है और ऊपर उठाना भी है। प्रगति पत्रक में प्राप्त अंकों को ग्रेड के रूप में किस प्रकार से भरा जाएगा, यह आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ग्रेड का निर्धारण प्राप्त अंकों के आधार पर किस प्रकार से किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन करने के पश्चात जो उसके अंक हैं उसको 15 सितंबर से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आपको प्रविष्ट भी करना है। और उसको कैसे प्रविष्ट करना है इसके लिए अलग से मैं 2-3 दिनों के बाद एक वीडियो बना करके आप लोगों को भेजूंगा, या जीएस टिप्स चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि बेसलाइन आकलन से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैंने बता दिया है। इसके बावजूद यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके शंका का समाधान कर सकूं। वीडियो को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।